हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई नोट्स। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम सीडीपी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समायोजन यानी एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम समायोजन क्या होता है और समायोजन के विपरीत शब्द है कुसमायोजन, उसके बारे में पढ़ेंगे। समायोजन की कौन कौन सी विधियां हैं और समायोजन में शिक्षक की क्या भूमिका है। आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके कम से कम 2 से 3 नंबर यहाँ से जरूर आपके आने वाले हैं, क्योंकि रीट में समायोजन टॉपिक मेंशन किया गया है। आज के लेक्चर में पूरा का पूरा समायोजन टॉपिक को हम कवर करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। समायोजन, एडजस्टमेंट। समायोजन का अर्थ समायोजन को सामंजस्य, विस्थापन अथवा अनुकूलन भी कहा जाता है। समायोजन के कई नाम हैं। देखो, सामंजस्य, विस्थापन अथवा अनुकूलन, ये सब समायोजन के अलग अलग नाम हैं। समायोजन शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम और आयोजन। अगर मैं समायोजन शब्द की बात करूं तो समायोजन 2 शब्दों से मिलकर बना है। सम का मतलब है भली भांति, अच्छी तरह, समान रूप से, और आयोजन का तात्पर्य है व्यवस्था, अर्थात अच्छी तरह से व्यवस्था करना। इस प्रकार समायोजन का मतलब ये हुआ अच्छी तरह से व्यवस्था करना। अब इससे हम समायोजन के बारे में क्या समझे कि भाई, अगर एक व्यक्ति अपने आप को सुव्यवस्था, अच्छी तरह से, अच्छे ढंग से, परिस्थितियों के अनुकूल बनाने की प्रक्रिया, जिससे कि व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी हो जाए और उसमें कोई द्वंद्व उत्पन्न न हो पावे, तो ये समायोजन है। समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है। तो क्या समायोजन क्या है? जब व्यक्ति के सामने आवश्यकता उत्पन्न हो तो व्यक्ति उन आवश्यकताओं को वातावरण के अनुकूल उनमें ढल जाए, यानी समायोजित हो जाए, तो यह समायोजन कहलाता है। और इस समायोजन के विपरीत अगर आप ये बात सोचो कि आप अपने आप को अच्छी तरह से परिस्थितियों के अनुकूल नहीं बना पा रहे हो, आपकी आवश्यकता कहीं ना कहीं पूरी ना हो और आपको किसी प्रकार का द्वंद्व उत्पन्न हो जाए, तो उस समय कुसमायोजन की स्थिति पैदा हो जाती है। तो ये समायोजन के विपरीत है कुसमायोजन। अब समायोजन की कई परिभाषाएं दी है मनोवैज्ञानिकों ने। सबसे पहली परिभाषा है गेट्स के अनुसार, यह एक जीवन में लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने एवं पर्यावरण के मध्य संतुलन बनाए रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। गेट्स के अनुसार कि व्यक्ति अपने एवं पर्यावरण के मध्य संतुलन बनाए रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। सेकंड है स्किनर के अनुसार। स्किनर महोदय ने बताया है कि समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। अधिगम यानी सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है समायोजन में, स्किनर के अकॉर्डिंग। वुडवर्थ के अनुसार वातावरण के साथ संतुलन की स्थिति को ही समायोजन कहते हैं। हमारे चारों ओर का जो आवरण है ना, जिसमें हम घिरे हुए हैं, वही तो वातावरण है।
और हम उसी तो वातावरण में रह रहे हैं, तो वहां परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपने आप को हम ढाल लेते हैं। तो ये वुडवर्थ ने कहा है कि वातावरण के साथ संतुलन की स्थिति को ही समायोजन कहते हैं। बोरिंग तथा लैग फील्ड के अनुसार समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है। ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है बोरिंग तथा लैग फील्ड के अकॉर्डिंग। रीट के एग्जाम में पूछी गई है, 1-2 बार पूछी गई है ये। अब आगे है कुसमायोजन। देखते हैं क्या होता है कुसमायोजन। जब व्यक्ति अपने आप को, अपने विचारों को किसी स्थिति या परिस्थिति में संतुलित नहीं कर पाता, यह स्थिति कुसमायोजन कहलाती है। जब व्यक्ति कहीं भी जिस वातावरण में रह रहा है और वहां अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, वो वातावरण के साथ संतुलन नहीं बैठा पाता है, तालमेल नहीं बैठा पाता है, तो उसमें कुसमायोजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कुसमायोजन को मानसिक रोगग्रस्तता की स्थिति भी कहा जाता है। जब व्यक्ति को अपनी इच्छाओं और अभिरुचियों के प्रतिकूल कार्य करना पड़ता है, तो उसके अंदर मानसिक द्वंद या तनाव उत्पन्न होता है। वह उनसे बचने के उपाय करता है और यदि सफल हो जाता है तो वह समायोजित हो जाता है, परंतु यदि सफल नहीं हो पाता तो वह अवांछनीय मार्ग को अपना लेता है। यह स्थिति कुसमायोजन कहलाती है। अगर एक व्यक्ति अपनी इच्छाओं और अभिरुचियां जो होती हैं उनको वातावरण के अकॉर्डिंग उनमें ढल जाता है, तो वह व्यक्ति समायोजित हो जाता है। और इसके विपरीत अगर इच्छाएं और जो अभिरुचियां हैं उनको वातावरण के अकॉर्डिंग संतुष्ट नहीं कर पाता है, तो उसके अंदर मानसिक द्वंद उत्पन्न हो जाता है। ये कुसमायोजन कहलाता है। आगे देखते हैं कुसमायोजन के तत्व। अब कुसमायोजन किन किन कारणों से उत्पन्न होता है ये देखते हैं हम। सबसे पहला कारण है इसका तनाव। जब व्यक्ति समय, परिस्थिति तथा आवश्यकता अनुसार कार्य नहीं कर पाता है तथा असफल हो जाता है, तो वह तनाव का शिकार हो जाता है। अब देखो, तनाव की परिस्थिति में व्यक्ति इतना अधिक उत्तेजित हो जाता है कि वह परिस्थिति का सामना उचित प्रकार से नहीं कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे थोर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट है कि बिल्ली को भूखा रखा गया, यानी कि उसकी शारीरिक आवश्यकता क्या थी? बिल्ली की शारीरिक आवश्यकता थी भूख, उसको भूख लगी थी ना। आपने उसकी शारीरिक आवश्यकता को पूरा नहीं होने दिया, वो भूखी थी, तो उसके अंदर क्या उत्पन्न हुआ? उत्तेजना उत्पन्न हुई बिल्ली के अंदर। और ये जो उत्तेजना उत्पन्न हुई, यही तनाव है। तो तनाव क्या है? जब हमारी आवश्यकता और हमारी इच्छाएं या हमारा अपमान हो कहीं पे भी, तो हम उसी चीज के प्रति और ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। इसी स्थिति में तनाव उत्पन्न होता है। आई होप आपको ये तनाव अच्छे से समझ में आ गया होगा, डिप्रेशन क्या होता है। अब सेकंड पॉइंट है इसका संघर्ष या द्वंद। जब किसी व्यक्ति के सामने दो अलग अलग अवसर उपस्थित हो जाते हैं तथा किसी एक का चुनाव करना होता है, तो उस व्यक्ति के मस्तिष्क में द्वंद या संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब देखो इसको, द्वंद का मतलब आपके सामने दो रास्ते हैं। आप किसी एक चीज का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं कि मैं यहाँ जाऊं या वहां जाऊं। तो जब आपके सामने कोई ऐसी स्थिति हो जब आप डिसीजन नहीं ले पाते हो कि मुझे क्या करना है, तो वो द्वंद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है वहां पर।
अब आगे है थर्ड, कुंठा। अब ये कुंठा कब उत्पन्न होती है? जब लक्ष्य की प्राप्ति में असफल हो जाते हैं तो कुंठा उत्पन्न हो जाती है। अब इसको समझो, देखो, एक छात्र पढ़ने में इसलिए विशेष परिश्रम करता है जिससे वह कक्षा में प्रथम स्थान पा सके, लेकिन जब उसका रिजल्ट आता है तो वह प्रथम स्थान प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके सामने कई अवरोधक रहे होंगे, जैसे क्रमबद्ध पढ़ने का अभाव, कोई पारिवारिक परेशानी रही होगी, तो वह क्लास में प्रथम स्थान नहीं लाया तो उसमें कुंठा उत्पन्न हो जाती है। तो यह है कुंठा, इसको देख लेते हैं। देख, बार बार कोशिश करने के बाद भी जब प्राणी असफल हो जाता है तो वह अपने आप में विश्वास खो बैठता है, निराश हो जाता है। इसी निराशा की स्थिति को भग्नाशा या कुंठा कहते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। दबाव, स्ट्रेस। व्यक्ति को दबाव महसूस प्रतियोगिता के कारण होता है। परीक्षा से पूर्व परीक्षार्थी सफलता व असफलता तथा आत्मसम्मान की रक्षा के लिए दबाव महसूस करते हैं। अब दबाव क्या होता है? जब हम जाते हैं एग्जाम देने के लिए, कंपटीशन एग्जाम देने के लिए, तो हमारे मन में एक कई बार एक हीन भावना आ जाती है ना कि यार पता नहीं मैं ये एग्जाम पास कर पाऊंगा या नहीं। तो उस टाइम हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो ये दबाव की स्थिति होती है। अब फिफ्थ है द्वेष, हेट। जब व्यक्ति वातावरण और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल नहीं पाता तो उसमें द्वेष और चिंता जागृत हो जाती है। द्वेष कब उत्पन्न होता है? जब वातावरण के अकॉर्डिंग और परिस्थिति के अकॉर्डिंग व्यक्ति अपने आप में चेंज नहीं कर पाता है, अपने आप को बदल नहीं पाता है, तो उसमें द्वेष उत्पन्न हो जाता है। तो जो ये कुछ समायोजन के तत्व थे ये आपके कंप्लीट हो गए हैं और आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम आगे देखते हैं समायोजन की सुरक्षा युक्तियां, सुरक्षा विधियां। ये ऐसी युक्तियां हैं जिसमें व्यक्ति विशेष परिस्थिति में अपनी चिंता और कमियों से मुक्ति पाने के लिए एक अस्थायी कवच को साधन के रूप में इस्तेमाल करता है। समायोजन करने के लिए व्यक्ति जिन सुरक्षा युक्तियों का सहारा लेता है वह दो प्रकार की होती है। अब जो ये समायोजन की सुरक्षा विधियां हैं, इसमें व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार उसके दिमाग में जो टेंशन होती है ना और जो कोई भी कमी है उनको कम करने के लिए एक साधन के रूप में अस्थायी कवच धारण कर लेता है। और समायोजन करने के लिए व्यक्ति इन युक्तियों का सहारा लेता है। वह दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रत्यक्ष विधि और सेकंड होती है अप्रत्यक्ष विधि। अब समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां, बाधाओं को दूर करना या नष्ट करना। इस रक्षात्मक युक्ति में व्यक्ति अपने लक्ष्य प्राप्ति की मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करके तनाव से मुक्ति पा लेता है तथा समायोजित हो जाता है। अब आगे है मार्ग बदलना या कार्य विधि में परिवर्तन। जब व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं को नष्ट या दूर नहीं कर पाता तो वह रास्ता बदलकर या कार्य विधि में परिवर्तन करके तनाव से मुक्ति पा लेता है। अब आगे है थर्ड, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। जब किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है तो उसमें मिलते जुलते किसी छोटे लक्ष्य को प्राप्त करके तनाव कम करना। जैसे आईएएस नहीं बन पाने पर आरएएस बनकर तनाव कम करना। ये लक्ष्य को बदल लिया ना उसने कि अगर वो आईएएस नहीं बन पाया तो वो आरएएस बन के ही संतुष्ट हो गया, भाई चलो सही है, आईएएस तो नहीं बन पाई लेकिन आरएएस तो बन गए। तो ये थी लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। अब है
विश्लेषण एवं निर्णय। जब व्यक्ति मानसिक द्वंद्व की स्थिति से गुजरता है तब वह इस रक्षात्मक युक्ति का प्रयोग करता है। वह एक साथ उत्पन्न हुई प्रतिकूल परिस्थितियों का विश्लेषण कर निर्णय लेता है, तब मानसिक द्वंद्व से मुक्ति प्राप्त करता है। ये थे समायोजन की प्रत्यक्ष सुरक्षा युक्तियां। अब आगे देखते हैं समायोजन की अप्रत्यक्ष विधियां। ये समायोजन की अप्रत्यक्ष विधियां हैं। जब तनाव, चिंता स्थिति का प्रत्यक्ष तरीकों से समाधान नहीं हो पाता है तो व्यक्ति विभिन्न अप्रत्यक्ष सुरक्षात्मक तरीके अपनाता है, जिन्हें समायोजन की अप्रत्यक्ष विधियां कहते हैं। जब तनावपूर्ण चिंता की स्थिति में प्रत्यक्ष जो सुरक्षा युक्तियां हैं उनसे समाधान नहीं हो पाता है तो व्यक्ति अप्रत्यक्ष सुरक्षात्मक तरीके अपनाता है और ये समायोजन की अप्रत्यक्ष विधियां कहलाती हैं। इसमें सबसे पहला है दमन। दमन का मतलब होता है मन में दबाना। जब एक व्यक्ति अपनी इच्छाओं का दमन करते हुए समायोजन एडजस्टमेंट स्थापित करता है, जैसे एक बीमार व्यक्ति खाने पीने की कई वस्तुओं से परहेज रखता है। दमन का मतलब कोई भी इच्छा उसको मन में दबाना। और जैसे फॉर एग्जांपल है, एक बीमार व्यक्ति होता है, जब वो दवा लेता है तो डॉक्टर उसको बताता है ना कि भाई इन चीजों से परहेज करना है, आपको ये चीजें नहीं खानी है, तो वो अपनी इच्छाओं को मन में दबा लेता है। यह है दमन। और सेकंड है समन। समन यानी जब हमारी कई इच्छाएं होती हैं जो पूरी नहीं होती है तो हम उनको भूलने की कोशिश करते हैं, तो वो होता है समन। इच्छाओं को भूलने की कोशिश करना समन कहलाता है। देखो, जब एक व्यक्ति पूरी नहीं होने वाली इच्छाओं को भूलने का प्रयास करते हुए समायोजन करता है तो वह समन की स्थिति होती है। थर्ड है दिवास्वप्न। जब व्यक्ति को कोई पद या वस्तु हाथ लगने की संभावना नहीं होती है तो व्यक्ति उसके बारे में केवल कल्पना करता है। फोर्थ है नकारना। जब एक व्यक्ति यह सोचता है कि कोई कार्य या व्यवहार करने में यह सामर्थ्यवान नहीं है तो वह उस कार्य या परिस्थिति को नकार देता है। जैसे एमए की परीक्षा पास नहीं होने पर प्रतियोगी प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती को नकार देता है। ये होता है नकारना। नकारने की स्थिति में जब वह उस काम को करने के लिए समर्थ नहीं है तो उस परिस्थिति में वह नकार देता है इसको, तो यह है नकारना। अब आगे देखते हैं शोधन। जब कोई सामाजिक व्यवस्था हमें अनुकूल प्रतीत नहीं होती है तो हम उन सामाजिक व्यवस्थाओं में बदलाव करते हुए नवीन प्रकार के व्यवहार को अपना लेते हैं, तो यह शोधन कहलाता है। आगे है प्रक्षेपण। जब एक व्यक्ति अपनी गलती दूसरों पर आरोपित करते हुए समायोजन का प्रयास करता है तो यह प्रक्षेपण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, पेपर पास न होने पर अध्यापक को दोष देना। काम तो खुद से नहीं हो रहा है और दोष दूसरों के नाम लगा रहा है। सेवंथ है प्रतिगमन प्रत्यावर्तन। जब व्यक्ति गम या अवसाद में होता है तो वह भूतकाल में जाकर ऐसे व्यवहार को अपनाता है जिससे उसका गम दूर हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे गुस्सा आता है तो कई व्यक्ति तोड़ फोड़ करना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये वो ही है प्रतिगमन, नहीं है, ये प्रत्यावर्तन की स्थिति में होता है ऐसा। अब है प्रत्यागमन। जब एक व्यक्ति परिस्थितियों से दूर आकर समायोजन करता है तो प्रत्यागमन कहलाता है। और जो ये प्रत्यागमन की होती है व्यवस्था, ये 3 प्रकार की होती है। पहली है पलायन। जब व्यक्ति हमेशा के लिए किसी से दूर जाकर समायोजन करता
है। सेकंड है पृथक्करण, किसी परिस्थिति या विवाद के कारण कुछ समय के लिए परिस्थिति से दूर हो जाना, अलग हो जाना पृथक्करण होता है। विस्थापन, जब व्यक्ति किसी के व्यवहार से दुखी होकर कुछ समय के लिए बातचीत करना बंद कर देता है तो ये विस्थापन की स्थिति होती है। अब आगे है युक्तिकरण, जब व्यक्ति को अपना मान सम्मान गिरते हुए नजर आता है तो वह कार्य में ही कमी बता देता है। मनोरचना या प्रतिक्रिया निर्माण, जब कोई व्यक्ति अपनी मौलिकता से हटकर किसी प्रतिक्रिया का निर्माण करता है, जैसे बगुला भगत होना फॉर एग्जाम्पल। अब आगे है आत्मीकरण, जब कोई व्यक्ति एक क्षेत्र में बार बार असफल होता है तो वह अपने आप को उसी प्रकार के किसी दूसरे व्यक्ति से प्रभावित होकर खुद को उसके व्यक्तित्व में ढालने का प्रयास करता है। ये थे हमारे समायोजन की अप्रत्यक्ष सुरक्षा युक्तियां। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। और अब आगे देखते हैं समायोजन में अध्यापक की क्या भूमिका होती है। शिक्षा समायोजन में अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक का कार्य मात्र कक्षा में शिक्षण कार्य करने पर ही समाप्त नहीं हो जाता, बल्कि छात्रों को उचित निर्देशन देना, विद्यार्थियों की भावनाओं को समझना, विद्यालय में सामाजिक वातावरण का निर्माण करना, विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संचालन करना आदि भी अध्यापक के महत्वपूर्ण कार्य हैं। समायोजन में अध्यापक की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि विद्यालय में विद्यार्थियों को उचित निर्देशन एक शिक्षक देता है और सामाजिक वातावरण का निर्माण करता है वो, और जो हमारी विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रिया है उनका संचालन करवाता है। तो शिक्षक के समायोजन में इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। तो अध्यापक का महत्वपूर्ण कार्य है समायोजन में, जो सबसे पहला है शिक्षण। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य शिक्षण ही होता है। शिक्षक को ईमानदारी, मेहनत और लगन के अनुसार इस कार्य को करना चाहिए तथा उचित शिक्षण विधियों का उपयोग करने में कुशल होना चाहिए। अब आगे है सेकंड, कुशल प्रबंधक के रूप में विद्यार्थियों को विषय की उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षक को उपलब्ध संसाधनों प्रबंध करना होता है। एक प्रबंधक के रूप में शिक्षक 4 मुख्य काम करता है, जो निम्न है। सबसे पहला है योजना का निर्माण करना, सेकंड है व्यवस्था करना, थर्ड है नेतृत्व करना और फोर्थ है नियंत्रण करना। अब आगे है एक मनोवैज्ञानिक के रूप में, कक्षा में सभी छात्र एक समान नहीं होते हैं, उनकी मानसिक योग्यता व रुचि अलग अलग होती है। ऐसा व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण होता है और इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानने के लिए शिक्षक को मनोवैज्ञानिक होना बहुत जरूरी है। आगे है अनुदेशक के रूप में समायोजन में शिक्षक की भूमिका। शिक्षण के दौरान कक्षा में शिक्षक शिक्षार्थी के बीच परस्पर अंतःक्रिया करने की प्रक्रिया अनुदेशन कहलाती है। यह संपूर्ण पाठ्य क्रिया में काफी महत्वपूर्ण प्रणाली है। विद्यार्थियों के कल्याण में रुचि लेना, अनुदेशन सामग्री के रूप में प्रवीणता हासिल करना, पाठ्य वस्तु का संगठन करना, छात्रों की प्रगति की निरंतर जांच करते रहना। आगे है मार्गदर्शक एवं परामर्शदाता के रूप में शिक्षक का एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व छात्रों को उनकी समस्याओं के समाधान ढूंढने में सहायता करना है। छात्रों के साथ सौहार्द स्थापित करना, उनकी समस्याओं को धैर्यपूर्वक अच्छे से सुनना, छात्रों की कौन कौन सी समस्या है उनका किस प्रकार समाधान किया जाए उस पर अच्छे से मनन करना, उनकी समस्या संबंधी सूचनाओं को एकत्रित करना, वैकल्पिक समाधानों की विस्तृत जानकारी देना, जो समस्या है उनका समाधान किस प्रकार किया जाए
इन सब की जानकारी देना एक शिक्षक का कर्तव्य होता है, इसीलिए वो एक मार्गदर्शक एवं परामर्शदाता के रूप में होता है। आगे है समन्वयक के रूप में। अध्यापक को एक सामान्य व्यक्ति के रूप में भी कार्य करना पड़ता है। उसे अन्य शिक्षकों और छात्र प्रबंधन में छात्रों के अभिभावकों व विद्यालय के बीच संबंधित कार्य करना पड़ता है। सामुदायिक परंपरा का ज्ञान हो, छात्रों की जरूरतों की पहचान हो। तो फ्रेंड्स, हमारा जो ये समायोजन टॉपिक था आज का, वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अब हम आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, समायोजन की प्रक्रिया है। तो जो समायोजन की प्रक्रिया है वो गतिशील होती है, तो इसमें गतिशील है आंसर। दूसरा है, व्यक्तित्व का कुछ समायोजन प्रकट करता है। कुछ समायोजन किस स्थिति में प्रकट होता है व्यक्ति का? तो जगडालू प्रवृत्तियों में, पलायनवादी प्रवृत्तियों में और आक्रमणकारी के रूप में। इन सभी परिस्थितियों में व्यक्ति का कुछ समायोजन प्रकट होता है। इसमें आंसर दे आ जाएगा। अब आगे है थर्ड क्वेश्चन। राम नई पुस्तक से पढ़ना चाहता है, परंतु परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने से वह पुरानी और फटी पुस्तक से ही खुशी से पढ़ता है। यह स्थिति है। तो यह स्थिति समायोजन की है, क्योंकि वह समायोजन कर लेता है कमजोरी के कारण, आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण। तो इसका आंसर आ जाएगा समायोजन। फोर्थ है, समायोजन नहीं कर पाने का कारण है। जब व्यक्ति में द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है, तनाव उत्पन्न हो जाता है और कुंठा उत्पन्न हो जाती है, तो व्यक्ति समायोजन नहीं कर पाता है। तो इन तीनों ही स्थितियों में व्यक्ति समायोजन नहीं कर पाता है। फिफ्थ है, कल्पना की अधिकता के कारण दिवा स्वप्न देखने वाले को कहते हैं। ये कुसमायोजित व्यक्ति होता है जो दिवा स्वप्न देखता है। तो इसमें कुछ समायोजित हो जाएगा इसका आंसर। तो फ्रेंड्स, हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने देख लिए हैं। आई होप आपको ये आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।